जय श्री राम। आज इस वीडियो में हम चंद्रमा के बारे में बात करेंगे और चंद्र कुंडली के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से चंद्र कुंडली लगन कुंडली को प्रभावित करती है। हम देखते हैं कि लगन कुंडली में कभी कभी कोई बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है, परंतु वही राजयोग चंद्र कुंडली में अपनी स्थिति के कारण विफल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से कभी हम देखते हैं कि कोई ग्रह कुंडली के अंदर बहुत ही प्रभावशाली नजर आता है, केंद्र और त्रिकोण में बैठकर अच्छी स्थिति में होता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि इस ग्रह के नेचुरल ट्रेड्स व्यक्ति के अंदर उभर कर आएंगे और इसका फायदा उस नेटिव को मिलेगा। परंतु चंद्र कुंडली में वही ग्रह पिट जाता है और प्रभावहीन हो जाता है। इसके साथ ही हम जब कुंडली को देखते हैं, किसी न किसी घर को जब हम एड्रेस करने का प्रयास करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि मैरिज और रिलेशनशिप को लेकर हम सातवें घर की स्टडी करते हुए सेवेंथ हाउस की स्टडी करते हैं, सेवेंथ लॉर्ड की स्टडी करते हैं। अगर मेल चार्ट है तो हम शादी के कारक ग्रह विनस की स्टडी करते हैं। अगर लगन कुंडली में ये तीनों ही ग्रह अपनी अच्छी स्थिति के अंदर पाए जाते हैं तो हम कहते हैं कि व्यक्ति की मैरिटल लाइफ अच्छी होगी, व्यक्ति की रिलेशनशिप में बॉन्डिंग काफी बेहतरीन होगी। परंतु चंद्र कुंडली में यही ग्रह इतने कमजोर हो जाते हैं या चंद्र कुंडली इस प्रकार के योग को नकार देती है और व्यक्ति अपनी रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पाता। जानते हैं ऐसा क्यों? अगर नहीं तो इन्हीं सवालों का जवाब मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चंद्र से संबंधित, चंद्र कुंडली से संबंधित सभी विषयों की डिटेलिंग करेंगे और चंद्र कुंडली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों को डिकोड करने का प्रयास करेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष से संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लगातार अपलोड करते रहता हूं। ना सिर्फ वीडियो बनाता हूं बल्कि इस इंटेंशन के साथ वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं कि आपकी नॉलेज में हर हाल में कुछ न कुछ ऐड ऑन करते चलूं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं तो अच्छा वीडियो बनाने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे प्रयासों का समर्थन इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके करेंगे। और यदि आप मुझसे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी लेना चाहे तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबरों पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सभी समस्याओं का एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन बड़ी डिटेलिंग के साथ में और प्रामाणिकता के साथ में ही किया जाता है। और यदि आप मुझसे ज्योतिष सीखना चाहें तो एनरोल कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए मुझसे डायरेक्ट संपर्क किया जा सकता है, कॉल के द्वारा या फिर मैसेज के द्वारा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के विषय की ओर और ये जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से लगन कुंडली में बना हुआ राजयोग विफल हो जाता है और वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें लगन कुंडली में बना हुआ राजयोग सफल होता है।
ठीक उसी प्रकार से कोई लगन कुंडली में दिखने वाला ग्रह किस प्रकार से अपना प्रभाव खो देता है, इन सभी विषयों को आज हम डिटेलिंग के साथ में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, लगन के अंदर जो केंद्र स्थान होते हैं 1, 4, 7 और 10, इन 4 स्थानों को हम केंद्र स्थान कहते हैं। और इन केंद्र स्थानों में यदि कोई ग्रह पाया जाता है तो उसे हम अच्छा मानते हैं। केंद्र के अंदर जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों से संबंधित ऊर्जा व्यक्ति के अंदर भरपूर मात्रा में होती है। उस ग्रह के जो ट्रेड्स होते हैं, उन ट्रेड से संबंधित जो कार्य करने की क्षमताएं होती है वो व्यक्ति के अंदर भरपूर मात्रा में पाई जाती है। केंद्र के अंदर यदि कोई शक्तिशाली ताकतवर ग्रह हो तो व्यक्ति ऊर्जावान होता है, कार्य सक्षम होता है और उसकी जो स्टैमिना होती है वो बहुत अपर लेवल की होती है। वहीं अगर हम त्रिकोण की बात करें, यानी कि 1, 5 और 9, त्रिकोण स्थान को हम लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। और इन स्थानों का महत्व जो है कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि त्रिकोण के स्थान होते हैं वो व्यक्ति के जीवन में भाग्य से संबंध रखते हैं। वो व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज देते हैं कार्य करने के लिए। अगर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज उसकी विफलता निश्चित है। इसीलिए त्रिकोण का महत्व कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा देखा जाता है। अब यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में केंद्र और त्रिकोण के ग्रहों का आपस में अगर संबंध स्थापित होता है तो एक राजयोग की निर्मित होती है। इसे हम केंद्र और त्रिकोण का योग भी कहते हैं। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो इसी योग को धर्म कर्म योग भी कहा जाता है। और इस योग में जो केंद्र स्थान होते हैं वो विष्णु का प्रतीक होते हैं और जो त्रिकोण होते हैं वो लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं। इसलिए इस योग को लक्ष्मी विष्णु योग भी कहा जाता है। इस प्रकार के योग की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए अवसर मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज पे अपॉर्चुनिटीज मिलती जाती है और कार्य करने के लिए सरलतम परिस्थितियां मिलती है। और यहाँ जब केंद्र और त्रिकोण का संगम होता है तो केंद्र के जो अधिपति है मिले हुए अवसर को लाभ के अंदर बदल देते हैं, अपनी कार्य क्षमता के द्वारा, अपनी स्टेमिना के द्वारा, अपने विल पावर के द्वारा। तो जब केंद्र और त्रिकोण का जब योग बनता है तो व्यक्ति अवसरों का लाभ उठाता है और अपना नाम ख्याति अर्जित करता है। नाम, शोहरत, इज्जत ये सब तो मिलती ही मिलती है और बदले में जो है इसका जो है लाभ भी व्यक्ति को मिले बगैर नहीं रहता। यह है केंद्र और त्रिकोण अधिपति के योग की महत्ता। जब इस प्रकार का योग बनता है तो हम उत्साहित होते हैं कि ये योग बना है, तो इस योग को बनाने वाले ग्रहों की जब दशा आएगी या यही ग्रह जब अपनी दशाओं के अंदर एक्टिवेशन में आएंगे तो इस प्रकार के जो है फल व्यक्ति को मिलेंगे। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में एक बड़ा योग बना है, उम्मीद तो बनती है। परंतु चंद्र कुंडली देखने से हमें पता चलता है कि केंद्र और त्रिकोण का जो योग बना है उस योग को बनाने वाले जो ग्रह है वो चंद्र से 8वें घर के अंदर स्थित है। चंद्र से 8वें घर में कोई भी ग्रह बैठता है तो वो ग्रह महत्वहीन हो जाता है। उस ग्रह से संबंधित व्यक्ति के अंदर एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, उससे संबंधित व्यक्ति को जो है आनंद नहीं मिल पाता। आपने देखा कि केंद्र त्रिकोण योग आपके लगन कुंडली में बना और वही लगन
वही योग बनाने वाले ग्रह चंद्र कुंडली के अंदर 8वें घर के अंदर बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अवसर तो मिलेंगे, परंतु आप मिले हुए अवसरों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और एंजॉय नहीं कर पाने के कारण वो अवसर जो मिले हैं आपके हाथ से चले जाएंगे, आप उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। आपने देखा कि एक चंद्र कुंडली में चंद्र से अपनी स्थिति के कारण इतना बड़ा योग जो है विफल हो जाता है। परंतु इसका एक दूसरा पहलू भी यह है कि आप ये कहेंगे कि इस प्रकार का जब योग बना है तो ये योग फलित कैसे होगा, ये फ्रूटफुल कैसे होगा। तो इसके लिए सीधा सा जवाब यह है कि जो योग लगन कुंडली के अंदर बना है वही योग चंद्र कुंडली में भी रिपीटेशन में अगर आता है तो वो योग जो है एक सफल योग कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए कि एक धनु लगन की कुंडली है, धनु लगन की कुंडली में आपका सूर्य 9th लॉर्ड बनता है और बुध जो कि 10th लॉर्ड होता है। बुध और शुक्र 10वें घर के अंदर स्थित है, तो इसका मतलब यह है कि 9th और 10th यानी कि केंद्र और त्रिकोण के अधिपति आपके 10वें घर के अंदर बैठकर एक केंद्र त्रिकोण का योग बना रहे हैं, धर्म कर्म योग बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 10वें घर से संबंधित आपको परिणाम जो है उच्च लेवल के मिलेंगे, आपको अवसर मिलेंगे और अवसर को आप जो है अपने लाभ के अंदर कन्वर्ट करोगे और आपको नाम, इज्जत, शोहरत सब कुछ मिलेगा। ये इसका जो है मूल अर्थ होता है। लगन कुंडली में बनने वाले इसी योग को जब आप चंद्र कुंडली में देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वृषभ राशि की जो है कुंडली बनी है और वृषभ राशि के अंदर 5वें घर में बुध की कन्या राशि आती है और चौथे घर में सूर्य की सिंह राशि, यानी कि सूर्य और बुध केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बने हुए हैं और सूर्य और बुध की युति जो है 5वें घर में कन्या राशि के अंदर स्थित है। इसका मतलब यह हुआ कि जो योग आपने लगन कुंडली के अंदर देखा सेम उसी प्रकार का केंद्र त्रिकोण का योग चंद्र कुंडली के अंदर भी आपको बना हुआ मिला है, यानी कि उस योग की रिपीटेशन चंद्र कुंडली के अंदर भी स्थित है। जब इस प्रकार का योग बनता है, लगन कुंडली के अंदर कोई योग हम देखते हैं और चंद्र कुंडली में वही योग रिपीटेशन में आ जाता है, तो उस योग के पूरे पूरे फल देखने को मिलते हैं। अगर हम इस कुंडली की बात करें तो 5वें घर में कन्या राशि में इस प्रकार का योग बना है, तो इस योग के अंदर 5वां घर और 11वां घर, 2 घर एक्सेस में आते हैं। 11वां घर एक्सेस में आने का मतलब है कि आपको अपने कार्यों का जो है प्रतिफल इस योग का जो है भरपूर मात्रा के अंदर मिलेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि लगन कुंडली में बनने वाला एक बड़ा योग जिसे हम केंद्र त्रिकोण योग कहते हैं, किस प्रकार से लगन कुंडली में बना और चंद्र कुंडली में वो रिपीटेशन में आया और उसके जो है फ्रूटफुल रिजल्ट हमें किस प्रकार से जो है मिल सकते हैं, ये हमने समझा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी योग जो लगन कुंडली के अंदर बनता है, चंद्र कुंडली जब तक उसको समर्थन नहीं करती है, चंद्र कुंडली उसको रिपीटेशन में नहीं लेकर आती है, तब तक वो योग जो है एक विफल योग ही माना जाएगा। अब अगर हम इसके फ्रूटफुल रिजल्ट की अगर बात करें तो हमने देखा कि इस योग में बनाने में 2 ग्रहों का सबसे बड़ा योगदान है, बुध और सूर्य। तो जब भी कभी सूर्य के अंदर बुध की अंतर्दशा आएंगी या बुध के अंदर सूर्य की अंतर्दशा आएंगी या सूर्य के अंदर बुध की अंतर्दशा आएंगी, तो इन दोनों ही कंडीशन में
व्यक्ति को फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे और व्यक्ति कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करते हुए नजर आएगा। व्यक्ति को अवसर मिलेंगे, अवसर का फायदा उठाते हुए नजर आएगा। व्यक्ति को मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति सब कुछ मिलेगा, साथ ही साथ जो है प्रतिफल मिलेगा, उसको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी योग को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा योग कब जो है विफल होगा और कौन सा योग कब जो है सफल होगा। अगर हम चंद्र कुंडली को देखते हैं तो हमें इस बात को समझने में जरा भी देरी नहीं लगती, परंतु चंद्र कुंडली देखे बगैर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़ी गलती करेंगे और किसी नतीजे पर जो है ठीक तरह से नहीं पहुंच पाएंगे। इसके अलावा आप देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि केंद्र और त्रिकोण में कुंडली के कारक ग्रह बली अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई कर्क लगन की कुंडली है और कर्क लगन की कुंडली में मंगल जो होता है वो केंद्र और त्रिकोण का अधिपति होता है, और यदि कर्क लगन की कुंडली में मंगल केंद्र या त्रिकोण के अंदर बैठकर अच्छी अवस्था में हो, यानी कि उसको जो है राशि बल मिले और दिग्बल मिले, तो आप कह सकते हैं कि ये मंगल जो है व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। परंतु यही मंगल यदि चंद्र राशि के अंदर यदि पिट जाए, चंद्रमा से यदि 8वें घर के अंदर आ जाए, तो फिर जो है उसकी स्थिति जो है बिगड़ जाती है। वो ग्रह जो है कमजोर गिर जाता है, व्यक्ति उस ग्रह के ट्रेड से संबंधित जो भी काम होता है उनको एंजॉय नहीं कर पाता है। इस प्रकार से जो मजबूत सा दिखने वाला ग्रह है वो भी यहाँ आकर जो है विफल हो जाता है। और इसके अलावा कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि कोई ग्रह यदि लगन और त्रिकोण में यदि बली अवस्था में है, वो चंद्र कुंडली के अंदर भी अच्छी अवस्था में पाया जाता है, तो उस ग्रह से संबंधित उत्तम फल देखने को हमें मिलते हैं। और वही ग्रह जब अपनी दशाओं के दौरान एक्टिवेशन में आता है तो अच्छे फल देते हुए नजर आता है। और हम कह भी सकते हैं कि ये ग्रह जब अपनी दशाओं में आएगा तो इसके जो है बेहतरीन फल आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी हम किसी समस्या को लेकर कुंडली को देखते हैं और उसमें किसी घर विशेष को हम एड्रेस करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति जो है मैरिज और रिलेशनशिप की बात कर रहा है, तो हम कुंडली के 7th हाउस को देखते हैं, 7th लॉर्ड को देखते हैं और कारक ग्रह को देखते हैं। यदि किसी मेल का चार्ट है तो हम शादी के कारक ग्रह वीनस को देखते हैं। अगर मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति की कुंडली में 7th हाउस भी अच्छा है, 7th लॉर्ड भी अच्छा है और कारक ग्रह वीनस भी अच्छी स्थिति में है, तो आप क्या कहेंगे? बेशक उसकी जो है मैरिटल लाइफ अच्छी होनी चाहिए, उसके रिलेशनशिप में बॉन्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ आपकी जो है वृश्चिक लगन की कुंडली है, वृश्चिक लगन के अंदर 7th हाउस के अंदर टॉरस साइन आता है, यानी कि वृषभ राशि। अब वृषभ राशि का लॉर्ड यहाँ पर शुक्र बनता है और शुक्र यदि 7th हाउस में ही बैठ जाता है तो इसके दो मायने निकलते हैं कि एक तो है ना 7th हाउस में एक बेनिफिक प्लेनेट बैठा हुआ है, इसका मतलब 7th हाउस एक अच्छी अवस्था में आ गया है, 7th हाउस की जो है वेटेज यहाँ बढ़ गई है, ठीक है। और दूसरी तरफ हम कहें कि 7th लॉर्ड जो कि खुद वीनस है वो अपनी ही राशि के अंदर बैठा है, तो यहाँ पर 7th लॉर्ड भी जो है काफी स्ट्रांग हो गया। अब इसके अलावा जो है हम कारक ग्रह की बात करें तो 7th हाउस यानी कि शादी का जो कारक ग्रह होता है वीनस मेल चार्ट में, तो यहाँ वो भी वीनस है। तो यहाँ तीनों की तीनों ही स्थितियों में जो है ये शुक्र जो है अच्छी पोजीशन में है, 7th हाउस भी अच्छी स्थिति में है, 7th लॉर्ड भी अच्छी स्थिति में है और कारक ग्रह शुक्र भी अच्छी स्थिति में। तो हम कहेंगे कि भाई इस व्यक्ति के जीवन में जो है रिलेशनशिप की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेंगी, इसकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी रहेंगी। परंतु जब हम चंद्र कुंडली को देखते हैं तो चंद्र कुंडली में यही शुक्र
कुंडली के 8वें घर में हमें देखने को मिलता है। 8वें घर में चंद्र से होने के कारण उस व्यक्ति की लाइफ में जो रिलेशनशिप है उसके अंदर व्यक्ति एंजॉय नहीं कर पाता, उसकी मैरिटल लाइफ में व्यक्ति एंजॉय नहीं कर पाता। तो होता क्या है, उसकी जो है लाइफ के अंदर जो है नीरसता बढ़ जाती है, उसमें बोरियत होने लगती है। और आप अगर लगन कुंडली को देख के कहेंगे कि इस व्यक्ति की जो है लाइफ अच्छी जाएगी, और चंद्र कुंडली को देखने से आप इसको जो है विफल होता हुआ देखते हैं, तो आप क्या सोचेंगे इसके बारे में? अगर आपने चंद्र कुंडली की तरफ गौर किया है तो आप इसको समझ जाएंगे कि हाँ, ये चंद्र कुंडली की वजह से जो है ऐसा हुआ है। अगर आपने चंद्र कुंडली को इग्नोर कर दिया तो आप जो है गलत नतीजे पर पहुंचेंगे। आप कहेंगे कि शायद इसका जो है ये हॉरोस्कोप गलत है, इसका जो है बर्थ टाइम है, इसके अंदर कोई ना कोई जो है मिस्टेक जरूर है। अदरवाइज जो है इतना अच्छा योग होने के बाद में रिलेशनशिप अच्छी होनी ही चाहिए, परंतु एक चंद्र कुंडली ने जो है पूरा खेल बिगाड़ दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी बर्थ चार्ट को देखें तो उसके अंदर लगन कुंडली को देखने के साथ साथ चंद्र कुंडली को देखना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कभी भी धोखा खा सकते हैं, आपका प्रेडिक्शन कभी भी गलत हो सकता है, फेल हो सकता है। इसलिए एक प्रैक्टिस रखना जरूरी है कि लगन कुंडली और चंद्र कुंडली को बराबर का महत्व देना है, और दोनों ही कुंडलियों को जो है वेटेज देकर हमें इंटरप्रिटेशन करना है। अभी हमने जो है चंद्र कुंडली के महत्व को समझा। अब हमने लगन कुंडली के अंदर जो है ग्रहों को हम देखते हैं। लगन कुंडली के अंदर ग्रह यदि प्रभावशाली अवस्था के अंदर है और वही ग्रह आपके जो है चंद्र कुंडली के अंदर आकर पिट जाते हैं, या वो अफ्लिक्शन में आ जाते हैं, या 6, 8, 12 में आ जाते हैं, तो फिर उन ग्रहों का महत्व भी निश्चित रूप से जो है कम होता है। जो ग्रह हमें लगन कुंडली के अंदर अच्छी अवस्था में देखने को मिलते हैं, वही ग्रह हमें चंद्र कुंडली में भी अच्छी अवस्था में मिले, तब उसका जो है महत्व बढ़ता है और उसके जो है फ्रूटफुल रिजल्ट हमें मिलने लगते हैं। तो ये था एक चंद्र कुंडली के ऊपर एक छोटा सा विश्लेषण। इस विश्लेषण में हमने ये समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से चंद्र कुंडली लगन कुंडली में दिखने वाले योगों को विफल कर देती है, और लगन कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली में भी अगर वो ग्रह रिपीटेशन में आते हैं तो उसके हमें शानदार नतीजे देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये विश्लेषण आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना, और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू।